आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी। हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल। इसके पहले हम लोग फंजाई पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी यानी कि शैवाल। देखिए यहाँ पर टॉपिक लिखा गया है एल्गी मतलब शैवाल। सबसे पहले हम लोग एल्गी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचित होंगे, फिर इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखते हैं। तो देखिए शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल विज्ञान, और इंग्लिश में एल्गोलॉजी कहते हैं। एक बात ये भी याद रखना, एल्गोलॉजी को फाइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है या कोई भी पूछ सकता है कि फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन है कि फंजाई का अध्ययन है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि फ से फंजाई और फ से फाइकोलॉजी, तो इसका मतलब फंजाई का अध्ययन फाइकोलॉजी होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गी का यानी कि शैवाल का। किसका अध्ययन है? शैवाल का। फाइकोलॉजी एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन है, फंजाई का अध्ययन नहीं। तो क्लियर हो गए ना? तो एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। हिंदी में इसे शैवाल विज्ञान कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा भी इस तरह से बना सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे एल्गोलॉजी या फिर शैवाल विज्ञान कहते हैं। आसान है ना? अगली बात देखिए, फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? फाइकोलॉजी का मतलब शैवाल विज्ञान ना, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? तो एफ फ्रिच। नाम याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? एफ फ्रिच। सवाल पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो एफ फ्रिच। याद रखेंगे ना? एक सवाल इससे संबंधित और पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी यानी भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? तो कौन है? M.O.P. अयंगर। M.O.P. अयंगर यह भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता है, केवल भारत के। और फ्रिच जो हैं ये पूरे विश्व के हैं। क्लियर है ना? इतनी सारी बातें आप जान गए कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी या फिर शैवाल विज्ञान, और ये भी जान गए कि इसे फाइकोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान के पिता एफ फ्रिच हैं, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी यानी भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता M.O.P. अयंगर। अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षण। आप लोग एक बात ये भी इसके साथ देखिएगा किस तरह से फंजाई से अलग हैं। अभी मैं साथ साथ में भी कंपैरिजन कराता रहूंगा। तो देखिए, जल में अथवा नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं। मतलब कि जो एल्गी होते हैं ये जल में भी पाए जाते हैं और नमीदार स्थानों पर भी पाए जाते हैं। पानी में अधिकांशतः आप शैवाल देखे होंगे। कभी कभी आप अपने घर के आसपास कोई गड्ढा या कोई वाटर बॉडी आप देखे होंगे जो पूरी तरह से हरी हो गई होगी। उसमें पानी है लेकिन ऊपर से एकदम पूरा हरा दिखता होगा। वो हरा किसकी वजह से दिखता है? शैवाल की वजह से। आप पानी में उस पानी में आप हाथ डाल के निकालिए, देखिए आपका हाथ एकदम हरा हो जाएगा। जानते हैं किसकी वजह से? शैवाल की वजह। तो बताइए, शैवाल पानी में पाए जा रहे हैं कि नहीं? और आप देखे होंगे कि बारिश के सीजन में आपके घर के आसपास या आपके घर के सामने जो मिट्टी है वो भी हरी दिखने लगती है और एकदम स्लीपरी हो जाती है, फिसलन बन जाती है। तो भी किसकी वजह से? शैवाल की वजह। तो बताइए, पानी में भी पाए जा रहे हैं और नमीदार स्थान पर भी पाए जा रहे हैं। आसान है कि नहीं है? दूसरी बात, ये जो होते हैं ये थैलॉयड होते हैं। थैलस किसे कहते हैं? ये बात हमने पहले कई बार बता दिया है। थैलॉयड का मतलब क्या होता है? यानी थैलस, सबकी जुबान पर यह शब्द होना चाहिए।
हाँ, बहुत सही। ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं दिखते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम थैलस कहते हैं और ऐसे पौधों को थैलोइड कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि फंजाई भी थैलोइड था, इधर ये एल्गी भी आप देख रहे हैं क्या है, थैलोइड है। इसमें भी जड़, तना, पत्ती क्लियर नहीं दिखेगा। ये भी समझ गए आप, बना के लिख लेंगे। अगला है सेलवाल, इसकी क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जबकि इसके पहले आपने फंजाई में देखा कि काइटिन की बन रही थी, यहाँ पर किसकी बनी है, सेलुलोज की। अगला है क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस का मतलब पर्णहरिम युक्त, यानी कि एल्गी के पास या शैवाल के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि आपने फंजाई में देखा था कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं था, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे। लेकिन शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधों की तरह से। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम। समझ गए। और जो शैवाल होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि जब इनके पास क्लोरोफिल रहेगा तो बताइए अपना भोजन स्वयं बनाए कि नहीं, और जब स्वयं बनाए तो स्वपोषी हो गए। और इसके पहले आप देखिए फंजाई में वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे थे क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल था ही नहीं। तो बताइए वो परपोषी रहेंगे कि नहीं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक। और जो एल्गी है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक। पूरा यहां तक आप समझ गए। अगला देखिए नॉन वेस्कुलर, यानी कि संवहन ऊतक रहित। इसका मतलब कि इन पौधों में संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे। अब संवहन ऊतक कौन चीज होते हैं, तो जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन का मतलब किसी चीज का संवहन करना, ले जाना, ले आना। तो बताइए जाइलम कौन चीज लेके जाता है, पानी। नीचे से पानी को लेकर के ऊपर पौधों में पूरा पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम, तो संवहन का काम कर रहा है ना। अच्छा फ्लोएम कौन काम करते हैं, तो पत्तियों में बना हुआ भोजन फ्लोएम जड़ तक पहुंचाते हैं। तो बताइए वो भी संवहन कर रहे हैं ना। तो संवहन ऊतक किसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। जबकि एल्गी के अंदर या शैवाल के अंदर आप इस तरह का पौधा देखेंगे थैलस की तरह से, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, यानी कि इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है और ये नॉन वेस्कुलर कहे जाते हैं। अगला है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश की, और मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोश की। यानी कि जो एल्गी रहेंगे या शैवाल रहेंगे वो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते। समझ गए। आगे संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च रहेगा। क्या रहेगा, स्टार्च। यानी कि जो एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ रहेगा इनकी बॉडी के अंदर, वो क्या रहेगा, स्टार्च। कभी कभी क्या होता है, वसा और तेल। कभी कभी इनके अंदर फैट और ऑयल भी स्टोर रहते हैं, बाकी सामान्य रूप से इनके अंदर स्टार्च स्टोर रहता है। यानी अगर आप एल्गी खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। स्टार्च को हिंदी के अंदर मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंड। लिखते समय आप इसकी हिंदी भी लिख लेंगे ताकि कहीं मंड शब्द आ जाए तो आप जो है फंसे ना वहां पर, है कि नहीं है। तो इनके अंदर भोज्य पदार्थ क्या स्टोर रहता है ये भी समझ गए। आगे है रिप्रोडक्शन, इसमें कितने तरह का, 3। ये बात तो आप आंख बंद करके लिख देंगे जब 3 तरह आ गया, क्योंकि पहला क्या होता है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। अगला है जननांग यूनिसेलुलर होता है। इनका जो जनन अंग होता है ना, जैसे अभी फंजाई में आप देख रहे थे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होता था ना, तो ये उसका जननांग था। उसी तरह से इनके अंदर जो जननांग रहेंगे वो क्या रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे, एक कोशिकीय रहेंगे। यानी कि इनका शरीर भले बहुत सारी कोशिकाओं का मिल करके बना हो, लेकिन जननांग में कितनी कोशिका रहेगी, एक। लेकिन कभी कभी ब्राउन एल्गी, अभी आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ब्राउन एल्गी शब्द आएगा, तो वहां पर आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही जानते रहिए कि कभी कभी एल्गी के अंदर जो जनन अंग होते हैं वो बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर मल्टी सेलुलर रहेंगे तो नॉन जैकेटेड रहेंगे। मतलब अगर मल्टी सेलुलर इनके जननांग
जननांग रहेंगे, मतलब इनके जननांग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर अगर बने हैं तो एक शर्त लग जाएगी कि उनके बाहर जैकेट नहीं रहेगी, उनके बाहर आवरण नहीं रहेंगे। जैसे देखिए ये कोई जननांग है, अब ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो अब इसके बाहर आवरण नहीं रहेगा, ये नेक्ड रहेंगे, नंगे रहेंगे, खुले रहेंगे, कवरिंग नहीं रहेगी, शाबाश, कवरिंग नहीं रहेगी। आगे है फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ये सामान्य प्रक्रिया है कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, यानी कि स्पर्म और ओवम, यानी कि नर की सेल और मादा की सेल दोनों के फ्यूजन से, दोनों के फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से जाइगोट तो बनता है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो विकसित तरह के पौधे या जंतु होते हैं उनके अंदर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, लेकिन एल्गी के अंदर जाइगोट तो बनते हैं लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता। अब जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या अंतर होता है, एक लाइन इसे समझ लीजिए। देखिए जब फर्टिलाइजेशन के बाद एक 2n सेल बनी, कोशिका बनी, तो उसे जाइगोट कहते हैं। लेकिन जब वह डिवाइड करके, यानी कि उसकी कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो उनको कहते हैं एम्ब्रियो, या फिर हिंदी के अंदर कहते हैं भ्रूण। जैसे पेट में जब तक बच्चा है, जब तक एक कोशिका है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब तक जाइगोट है। जब 1 से 2, 2 से 4 सेल ऐसे 1 हफ्ते का चाइल्ड, या फिर इसके अलावा एम्ब्रियो, या फिर इसके अलावा 10 दिन का एम्ब्रियो, 20 दिन का एम्ब्रियो, या पैदा होने के 1 ही घंटे अगर पहले की बात है तो उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। और पैदा होने के बाद वह बच्चा हो गया, चाइल्ड है कि नहीं है। तो एक सेल का इसमें जाइगोट तो बनता है लेकिन इसमें एम्ब्रियो नहीं। तो ये रहा एल्गी का जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका वास स्थान एवं स्वभाव, यानी कहाँ कहाँ एल्गी पाए जाते हैं और कौन सी एल्गी कहाँ पाई जाती है, कौन पानी में पाई जाती है, कौन पैरासाइट है, पूरा सारा डिटेल हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।